हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है, यानी क्लास 10 माध्यमिक जो कि 2022 में भी देने वाले हैं, जो कि मार्च मीन्स अब आने वाला है, यानी 7 तारीख से एग्ज़ाम से मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट है। सो उन लोगों के लिए वीडियो तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अभी इस साल 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। एमसीक्यू जो आप लोगों के लिए 20 एमसीक्यू 20 एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, सजेस्टेड एमसीक्यू है फॉर 2022 के लिए। और ये एमसीक्यू आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाए। दूसरी ये चीज़ हम आप लोगों को ये बता दें कि स्टूडेंट्स, इसके दूसरे पार्ट भी यानी और भी सजेस्टेड एमसीक्यू के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो एग्ज़ाम से पहले पहले आपको 2 से 3 सेट एमसीक्यू के ऐसे ही 20 क्वेश्चंस करके आपको दे दिए जाएंगे, यानी आपके लिए चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा देरी ना करते हम लोग अपने एमसीक्यू पर थोड़ी सी बातें करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू में यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन में कहते हैं सूरदास किसके समकालीन थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पर सूरदास ना होते हुए भी यहाँ पर सूरदास नहीं है, सूरदास जी नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर इनका जो नाम है वो होंगे रैदास। क्या नाम होगा? रैदास होगा, रैदास नाम होगा। हाँ, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो रैदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन है कबीरदास और सूरदास के, तुलसीदास के या मलुकदास के। तो रैदास जो है कबीरदास जी के समकालीन। रैदास किसके? कबीरदास जी के समकालीन। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि रैदास किसके समकालीन थे? कबीरदास जी के समकालीन थे। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया है आपको कि धूमकेतु परिक्रमा करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, निबंध है जो क्लास 10 का, धूमकेतु। तो बोला गया कि धूमकेतु जो है वो परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु जो चक्कर लगाते हैं। तो किसका लगाते हैं? चंद्रमा का, सूर्य का, पृथ्वी का या मंगल का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। चारों ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन जो सही ऑप्शन है, यानी धूमकेतु किसका चक्कर लगाते हैं, तो जो सही ऑप्शन है वो है सूर्य का। धूमकेतु किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया, आत्मत्राण कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? आत्मत्राण कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी या फिर कृष्ण राम द्विवेदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो सही यानी आत्मतरान जो कविता है, जो आपके पाठ का जो है हाँ, दूसरी कविता है। और ये आप देख सकते हैं कि इनका हिंदी में, क्योंकि ये बंगला कविता है और इसको लिखा किसने है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। तो इनकी जो कविता है ये बंगला में लिखी गई थी। और ये भी आपसे पूछ सकता है किस में लिखी गई थी, तो बोले बंगला में लिखी गई थी। तो और इसके जो कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, और इसका हिंदी अनुवादक जो है, हिंदी अनुवाद जो किए हैं वो हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि जैन की मृत्यु शैया के पास रखी हुई थी। तो जैन की मृत्यु शैया ये आप कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये गलती से यहाँ पर हो गया। अ, तो जैन की मृत्यु शैया के पास रखी हुई थी, क्या रखी हुई थी? वायलिन, सारंगी, ढोलक, तुरही। तो फिर जो सारंगी उसने बनाई थी, जैनको ने और सारंगी बनाई थी, तो सारंगी उसकी मृत्यु की शैया के पास रखी हुई थी। दूसरी जो चीज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ये देखते हुए है कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया? बोला क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया रैदास की मति है, यानी रैदास जी जो है उनकी मति क्या है? तो रैदास की मति स्थिर, गतिहीन, चंचल, पाषाणी, यानी क्या है? तो रैदास ने एक पंक्ति कही थी, ये जो है आपकी क्लास 10 के सब कविता, सबसे पहली कविता रैदास के पद। और इनके जो भाषा है ये आप याद रखिएगा, इनका जो भाषा है उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा, ठीक है। और बोला गया कि रैदास जी जो थे तो उन्होंने कहा था कि चंचल, यानी उनकी जो मति है वो क्या है? चंचल। उनकी मति क्या है? चंचल है। तो उन्होंने अपनी मति को चंचल बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि उनकी मति कैसी है? चंचल मति है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया बिस्मिल्लाह खान किसको जन्नत से भी बढ़कर मानते थे? यानी जो बिस्मिल्लाह खान साहब थे वो किसको जन्नत से भी बढ़कर मानते थे? यानी उन्होंने दुनिया में जन्नत से बढ़कर किसे माना है, किसे सबसे ज़्यादा वो संभाल कर रखते थे या प्रेम से या जन्नत से ज़्यादा मानते थे? लाहौर और ढोलक को पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है काशी और शहनाई को। तीसरा काशी और ढोलक को। और चौथा है लाहौर और शहनाई को। तो यहाँ पर यही बोला गया कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 काशी और शहनाई, तो काशी और शहनाई ये जो है ये आपका सही आंसर होगा। काशी और शहनाई आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। काशी और शहनाई, क्योंकि वो काशी में रहते थे और शहनाई बजाते शहनाई वादक थे और 80 साल अपने जो है शहनाई की सुर पाने में जो है अपना सारा वक्त लगा दिया, 80 साल पूरे लगा दिए वो नमाज और हर दुआ सुर पाने के लिए था, तो इसलिए वो काशी और शहनाई को ही वो जन्नत मानते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर कार्यरत था? यानी ये है आपकी कहानी उसने कहा था से। और इसमें पूछा गया कि लहना सिंह जो था वो किस पद पर कार्यरत था, यानी किस पद पर काम कर रहा था? तो बोले हालदार पद और सूबेदार पद, जमादार पद या सिपाही। तो लहना सिंह जो था वो जमादार पद पर था। लहना सिंह क्या था? जमादार पद पर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट, यानी अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया? बोला गया कि रंगैया ने मास्टर साहब के चप्पल रखे थे, यानी जो रंगैया था, रंगैया ने मास्टर साहब के चप्पल कहाँ रखे थे? यही क्वेश्चन हो गया कि यानी वो जो चप्पल रखा था तो वो कहाँ, बनाने के बाद उसने चप्पल रखे थे घर पे ले जाकर। किसके चप्पल? मास्टर साहब के। तो बोले काठ के बक्स में रखे थे वो, या फिर अपने थैले में रखे थे, ठीक है। किस में रखे थे? काठ के बक्स में या फिर अपने थैले में रखे थे। डबल प्रिंट हो चुका है, एक ही वर्ड, ठीक है, एक ही शब्द। तो बोले अपने थैले में, और झोपड़ी के अंदर अटारी पर रखे थे, रमन के स्कूल के बस्ते में रखे थे, यानी बस्ता मीन्स बैग में।
तो कहाँ पर रखे थे? तो इसका सही जवाब होगा झोपड़ी के अंदर अटारी पर रखे हुए थे। इनके चप्पल कहाँ रखे हुए थे? झोपड़ी के अंदर अटारी पर रखे हुए थे। ठीक है। उसका नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 9 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। चिड़िया की चोंच का तिनका, चिड़िया है उसके चोंच का तिनका किसको चुनौती दे रही है? तो ये है आपकी तीसरी कविता नीड़ के निर्माण फिर, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन साहब है इनके कवि, और उन्होंने जो है तो उसी कविता से ये है, चिड़िया की चोंच का तिनका किसको चुनौती दे रहा है? ऑप्शन है कवि को, दूसरा ऑप्शन है भूधर को, तीसरा ऑप्शन है पवन 49 को, और चौथा है अपनी निराशा को। तो बोले किया गया कि इसका सही जवाब होगा पवन 49 को, यानी वो पवन 49 को चुनौती दे रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विद्या घर समास है, यानी जो विद्या घर है वो कौन सा समास है? विद्या घर कौन सा समास है ना? तो विद्या घर है विद्या का घर, विद्या और घर, विद्या के लिए घर, और विद्या ही है घर। तो इसका सही और सटीक जवाब जो होगा वो होगा विद्या का घर। ठीक है, ये होगा विद्या का घर। समास पूछा जाए तो ये कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है में किस कारक की विभक्ति है? में जो कारक चिन्ह होता है में, तो कौन सा कारक है वो? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो यहाँ पर जवाब के तौर पर में आपके आधार को बताता है, यानी आपके बेस को बताता है, इसलिए वो अधिकरण कारक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये समास है, कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय का जो रूल है उसने बताया गया कि पहला पद उसमें विशेषता बताएगा या विशेषता विशेषण बताएगा। यानी विशेषण क्या होता है? कोई भी उसके गुण, है ना, रूप, आकार, रंग, सारी चीज़ें। इसलिए ये क्या है? कर्मधारय समास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, प्रस्तुत वाक्य कैसा वाक्य है? यानी बादल गिरे और मयूर नाचने लगे, तो ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर 2 सरल वाक्य, ऑप्शन 3 मिश्र वाक्य, और ऑप्शन 4 प्रश्नवाचक वाक्य। तो बोला गया क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, तो यहाँ पर दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या होगा? आपका संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं कि बोला गया धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? कौन सा शब्द में धीरे धीरे शब्द में कौन से समास हैं? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो बोला गया कि आपका अव्ययभाव समास कब होता है? जब एक ही शब्द कई बार आता है। तो यहाँ पर एक शब्द धीरे धीरे जो शब्द है, तो धीरे शब्द की द्विरुक्ति होती है, तो इसलिए इस समास का नाम हम अव्ययभाव समास कहेंगे। इसका सही आंसर है अव्ययभाव समास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 मैंने वही मकान खरीदा है जो आपका है, यह वाक्य है सरल वाक्य। यानी मैंने वही मकान खरीदा है जो आपका है, तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। तो इसमें यह वाक्य कौन सा? सरल वाक्य
दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो बोला क्या, मैंने वही मकान खरीदा है जो आपका है। तो इसका सही जवाब होगा मिश्र वाक्य। इसका सही जवाब क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से कारक चिन्ह है। यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से आपका कारक चिन्ह है, लेकिन से जो है वो कौन सा कारक चिन्ह है ये पूछा गया है। तो बोला गया से, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो रहा है, तो कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक या अधिकरण। तो इसमें सही जो जवाब होगा वो है अपदान कारक, क्योंकि अपदान कहता है जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो तो उसे हम अपदान कारक कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। बोले अकाल पीड़ित कौन सा समास है। अकाल पीड़ित कौन सा समास है। तो अकाल पीड़ित समास बताएंगे कि ये कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास है, अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। तो अकाल पीड़ित का जो है विग्रह करेंगे तो हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, है ना, यही होगा। तो ये जो से है ये आएगा आपका तत्पुरुष समास में, तो इसलिए हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि 18 में पूछा गया है कि आत्मतरण कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया। आत्मतरण कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया। यानी ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आप इसका जवाब देंगे। इसका जवाब मैं नहीं देने वाला, क्योंकि इससे पहले मैं इस सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन मैं कराया हूँ, तो इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोच लें, सोचने के बाद ओके, आपको जवाब तो मिल गया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है नन्हा संगीतकार कहानी के कहानीकार हैं। नन्हा संगीतकार जो कहानी है उसके कहानीकार हैं नीलम संजीव, या फिर हेनरिक सेंकेविच, या ममता कुलकर्णी, या हेनरिक जागरिक। तो इसके जो सही आंसर होगा, सही जो जवाब होगा वो होगा हेनरी सेंकेविच। हेनरी सेंकेविच इस कहानी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 धूमकेतु को कैसा तारा कहते हैं। ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है। धूमकेतु को कैसा तारा कहते हैं। गुच्छल तारा, उज्ज्वल तारा, उच्छल तारा या निश्चल तारा। तो इसका सही जवाब होगा, हम लोग उसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु को हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो यहीं तक आपका जो है क्वेश्चन ख़त्म होता है। 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MIQ यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आप समझ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए आता ही रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इसी तरह से और भी सजेस्टेड और इम्पॉर्टेंट MCQ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद। आज के लिए ये वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ।